ओके। चले जी सर, मेरी आवाज आ रही है? अच्छा जी सर, सबसे पहले सर हमने इंटरेस्ट रेट रिस्क को कवर करना है। अच्छा देखो, एक चीज मैं जितना अपने बीएफडी पढ़ाने के एक्सपीरियंस से जानता हूँ ना, वो ये जानता हूँ कि देयर इज अ 99% चांस कि इस दफा इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है वो टेस्ट होगा, क्योंकि उसने 2 दफा से फॉरेन करेंसी टेस्ट किया है। ठीक है जी, इस दफा नंबर इसका बनता है। ठीक है जी, मे भी ऐसा सवाल दे रहे जिसमें फॉरेन करेंसी भी हैज हो रही हो और इंटरेस्ट रेट का भी हिसाब किताब हो। वो कहे जी पहले हमने डॉलर्स में पेमेंट करनी है। ठीक है जी, पहले डॉलर्स का इंटरेस्ट रेट फिक्स करवाया उसने, फिर उसने कहा जी इतना जो इंटरेस्ट की अमाउंट, इतनी जो अमाउंट बनेगी, अब इसके काम करो जरा फॉरवर्ड या फ्यूचर से हेज भी कर दो। ठीक है जी, तो दोनों चीजें एक सवाल में डाल के दे सकता है। मैं कुछ सवाल इस तरह आपको दे दूंगा, लेकिन मेरा अपना स्ट्रॉन्ग हंच ये है कि इस दफा वो क्या टेस्ट करेगा, इंटरेस्ट रेट रिस्क टेस्ट करेगा। तो इस दफा अगर आपके पास मेहनत करने के लिए टाइम है तो डबल टाइम आपने इंटरेस्ट रेट पे देना है एज कंपेयर टू फॉरेन करेंसी। ठीक है। अच्छा जी सर, हमारे पास इंटरेस्ट रेट में वैसे तो कई सारे प्रैक्टिकली जो है वो डेरिवेटिव्स होते हैं। आपके पास इंटरेस्ट रेट रिस्क हैच करने के आपके कोर्स में 3 ही डेरिवेटिव्स हैं। एक आपके पास है फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, एक आपके पास है सर इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, और एक आपके पास है सर इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस। और ये भी जो आपके पास इंटरेस्ट रेट ऑप्शन है, सिरे से ही आपके स्टडी टेक्स्ट में गलत पढ़ाया गया है, लेकिन जैसे पढ़ाया गया मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसे तुम्हारे स्टडी टेक्स्ट में लिखा हुआ है। ठीक है जी, प्रैक्टिकली इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस कुछ और ही चीज है, आपके कोर्स में इंटरेस्ट रेट ऑप्शन डिस्कस हुआ है वो कोई और ही चीज है। ठीक है जी, तो जो कोर्स में डिस्कस हुआ है मैं उसी तक रहूंगा। ठीक है। अच्छा जी सर, सबसे पहले अपने पास हेडिंग डालेंगे फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट है क्या? देखिए मैं आपके सामने एक छोटी सी डायग्राम रख रहा हूं सर। ये एक बंदा है जो बोरोवर है, जिसने पैसे बोरो करने हैं फ्यूचर में। कब कब बोरो करने? फ्यूचर में पैसे बोरो करने। ठीक है जी सर, ये एक बैंक है जिससे इसने ये पैसे बोरो करने हैं, और ये एक कमर्शियल बैंक है। ठीक है जी, सूद पे कर्जे देता है। सर एक यहां और बैंक है जो कहलाता है इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है जी, गौर सुनना। आज हमारे पास डेट है 1 जनवरी 2021। ठीक है जी, मुझे एज अ बोरोवर आज से ठीक 2 महीने बाद लोन चाहिए। कितने महीने बाद? 2 महीने बाद। ठीक है जी, तो इसका मतलब है सर मुझे लोन लेना है। लोन डेट है मेरे पास 1 मार्च 2021। आज क्या डेट है? 1 जनवरी। मुझे लोन कब लेना है? अच्छा, मैं आज बैंक के पास जाता हूं, मैं कहता हूं बैंक मेरी शक्ल देख के बताएं सूद क्या होना चाहिए। तो बैंक ने कहा तुम्हारी शक्ल देख के सूद का रेट होना चाहिए K+2%। मैंने कहा ओके। मैंने कहा अच्छा, वो जो दूसरा बंदा आया था तुम्हारे पास, उसने तो उसको तुमने K+1% क्यों कहा था? तो बैंक ने कहा भाई तुम ज्यादा रिस्की हो। जो बंदा जितना रिस्की होता है काइबोर से उतना पोर्शन हम ऊपर चार्ज करते हैं। जो 2% नजर आ रहा है ना, दिस इज कॉल्ड स्प्रेड। ये क्या कहलाता है? या दूसरे अल्फाजों में रिस्क प्रीमियम। अच्छा, बैंक अगर दूसरे बैंक को लोन देता है किस रेट पे देता है? जनरली काइबोर पे देता है। ठीक है जी, लेकिन अगर किसी आम बंदे को लोन देता है तो काइबोर प्लस पे देता है, उसकी सेहत देख के, उसके कैश फ्लोज को देख के, उसके बिजनेस को देख के। ठीक है जी, अब बताया मैं, बैंक ने क्या कहा? काइबोर +2%। मैंने कहा काइबोर, बैंक ने कहा भाई जो काइबोर जिस दिन लोगे उस दिन का काइबोर आपके लिए सेट हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, आज के दिन का काइबोर 1 जनवरी 2021 का काइबोर ये है 11%, या से ये है 14%। अगर मैं आज लोन लूं कितने का मिलेगा? मुझे मिलेगा सर काइबोर +2, यानी काइबोर 14% है, तो मुझे किस रेट पे लोन मिलेगा? 16% पे लोन मिलेगा। ऐसा लोन लेना कब है? 2 महीने बाद। अब अगला सवाल आता है कितने महीने के लिए लोन लेना है। ठीक है जी, इसका मतलब है लोन का टर्म। मैंने कहा जी मुझे लोन चाहिए 6 महीने के लिए। कितने के लिए? 6 महीने के लिए। लेना कब है? 2 महीने बाद। लेना कितने महीने के लिए? इसका मतलब है डेट्स कुछ हमारे पास ऐसे बैठ रही हैं कि आज की डेट है, फिर लोन लेने की डेट है, फिर लोन वापस करने की डेट है। ठीक है जी, आज की डेट क्या है? 1 जनवरी 2021। लोन कब लेना है? 1 मार्च 2021। वापस कब करना है? गिनो जरा, 6 महीने कितने होते हैं इससे?
मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ऐसा 31 अगस्त पे हमने ये लोन वापस करना है, ऐसा। अब और सुनना, एक बात बताओ, जब आप एक दफा लोन ले लेते हो तो आपको इंटरेस्ट रेट पता चल जाता है, उसके बाद तो टेंशन नहीं होती है। एक दफा आपने लोन ले लिया ना बैंक से, अब आपको पता चल गया जी ये आपका इंटरेस्ट रेट आपने देना है, उसके बाद फिर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाए नीचे हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है मैं अगर यहां बैठा हूं तो मुझे डर लग रहा है किसका, इस पीरियड का नहीं, मुझे डर किसका है, इस पीरियड में इंटरेस्ट रेट कहीं एबनॉर्मली बढ़ ना जाए। अभी इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, 14%, कितना 14% चल रहा है। मुझे क्या डर है कि इन 2 महीनों में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो मैं बैंक से लोन लेने जाऊंगा, बैंक कहेगा जी काइबोर तो 18% है, 20% है, तो मुझे और महंगा लोन मिलेगा। तो मैं ये चाहता हूं कि आज के दिन से मुझे पता चल जाए कि जब मैं मार्च में लोन लेने जाऊंगा तो मुझे किस रेट से लोन मिलेगा, ये आज 1 जनवरी को मुझे पता चल जाए। इसका मतलब है मैं क्या करना चाह रहा हूं, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहा हूं एडवर्स मूवमेंट्स इन इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है, मैं अपने आप को हेज करना चाह रहा हूं। अब मैं जाता हूं सर कमर्शियल बैंक की जगह इन्वेस्टमेंट बैंक के पास, मैं कहता हूं इन्वेस्टमेंट बैंक मुझे हेजिंग करनी है, मेरा इंटरेस्ट रेट काइबोर प्लस 2% है, काइबोर का आता पता कोई नहीं है यार, मुझे जरा एक इत्मीनान दे दो, काइबोर आज से मुझसे तय कर लो। इस इन्वेस्टमेंट बैंक ने कहा सर आप एक काम करें, आप एक एफआरए कर लें। क्या कर लें, मैंने कहा एफआरए मतलब, उसने कहा सर आप आज से मुझसे एक अग्रीमेंट कर लें, फॉरवर्ड अग्रीमेंट कर लें रेट के बारे में। मैंने कहा क्या मतलब, उसने कहा सर मैं आपको देता हूं 15.5% का रेट, 2 महीने बाद काइबोर कुछ भी हो आप इग्नोर करें, आपको इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, काइबोर की जगह 15.5%, किसकी जगह, बाकी 2% आपको देना ही देना है, वो आप अपने बैंक से बात करेंगे। मैं आपको काइबोर को लॉक करके दे रहा हूं किस पे। अब बताओ अगर काइबोर 15.5% से ऊपर बढ़ गया तो भी बोरोवर को काइबोर 15.5% ही लगेगा, अगर नीचे रह गया तो तब भी बोरोवर का रेट 15.5% ही रहेगा। मुझे बताओ इन्वेस्टमेंट बैंक कमा भी सकता है आपसे और नुकसान भी कर सकता है, ऐसा। अब गौर सुनो, हमने एफआरए कर दिया किस तारीख को, 1 जनवरी को, डन। अब जब 1 जनवरी को हमने एफआरए कर दिया, हम सुकून से बैठे रहे, हम पहुंचे कब, 1 मार्च को, जब लोन लेना था हमें। अब जब लोन लेने की डेट पे हम गए ना कमर्शियल बैंक के पास, तो हमें पता चला कि आज के दिन का काइबोर हो चुका है 19%। हमने कहा अल्लाह का शुक्र है, सूद एक लानत है, बच गए, कम देना पड़ेगा, हैं। अब बताएं सर हमारे पास 19% का काइबोर है, अब मैंने बैंक से लोन लेना है, हाँ लोन है, लेना है मैंने बैंक से लोन, किस रेट पे बैंक से लोन लूंगा मैं, सर काइबोर प्लस 2%। अच्छा मुझे लोन लेना है मिसाल के तौर पे 200 मिलियन का, मल्टीप्लाई बाय कितना जी, 2 बैंक, नहीं सर 19 प्लस 2%, काइबोर प्लस 2%, मुझे सर इस रेट पे कमर्शियल बैंक से लोन मिलेगा। अब बनाए कितना बनता है सर, ये मल्टीप्लाई बाय 6/12, 6 महीने का लोन है, कितना 21 मिलियन रुपए का इंटरेस्ट कॉस्ट, ऐसा। अब बताओ मैं जब 21 रुपए का सूद पे कर दिया तो मैं गया अब इन्वेस्टमेंट बैंक के पास, मैंने कहा यार मैंने ना अपने कमर्शियल बैंक को 19% प्लस 2% पे किया है, कमर्शियल बैंक को मैंने 19 प्लस 2 पे किया है, इन्वेस्टमेंट बैंक तुमसे मेरा अग्रीमेंट था कि ये जो काइबोर है इट विल नॉट गो बियॉन्ड 15.5%, ये तो चला गया। तो एफआरए के अंडर में अब मुझे आपने पैसे देने, बताओ अब मैं पैसे कमर्शियल बैंक सॉरी इन्वेस्टमेंट बैंक से पैसे लेकर आऊंगा कितने, 250 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 19% माइनस 15.5%, ये मुझे मिलेगा सर किससे, फ्रॉम एफआरए मल्टीप्लाई बाय 6/12, कितना 3 बता नेट कितना आता है 17.5, ये मेरे पास सूद है कितने महीने का, 6 महीने का, सर 17.5 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 12, ये मेरे पास क्या आ गया, एनुअल इंटरेस्ट कितना 35, लोन कितने का है
200 मिलियन का बताएं मेरा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना है? कितना? 15.5 ही यार, अल्लाह के वास्ते कैलकुलेट कर लिया करो, मुंह के फायर नहीं मारा करो यार जी। 17.5 कहां से आया सर? 15.5 का एफआरए था और 2% मेरा स्प्रेड है। इससे ज्यादा या इससे कम मेरा इंटरेस्ट रेट कभी भी नहीं होगा। ऐसा जो एफआरए में मैंने अपने आप को लॉक किया था और 2% जो मैंने एडिशनल पे किया है, यही मेरा सर हमेशा इफेक्टिव रेट निकलेगा एफआरए के अंदर। बता एफआरए के अंदर आपने लोन कितने महीने का लिया है? ये लोन 5 महीने का हो सकता है। हाँ, एफआरए होता है 2 लोगों के बीच में, जिस तरह फॉरवर्ड 2 लोगों के बीच में होता था। एफआरए में सामने वाली पार्टी भाग सकती है, हाँ भाई भाग सकती है, ठीक है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एफआरए उसी तरह जिस तरह फॉरवर्ड करेंसी का अग्रीमेंट होता था। ऐसा क्या एफआरए में 3 महीने बाद लोन मिल सकता है 6 महीने के लिए? हाँ। क्या एफआरए में 6 महीने बाद 6 महीने के लिए लोन मिल सकता है? यस सर। इसका मतलब है एफआरए में ये डेट कि लोन कब मिलना है और कब वापस करना है, ये 2 लोगों के म्यूचुअल अग्रीमेंट से आता है। ये कुछ भी हो सकती है 2 डेट्स। 24 जुलाई रात 12:03 पे मुझे लोन चाहिए और मैं 27 अप्रैल अगले साल 4:03 पे आपको वापस करूंगा। ये सर एग्रीमेंट हो सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। क्यों? किसके बीच में हो रही है? 2 लोगों की। ये रेगुलेटेड एग्रीमेंट नहीं है। बात समझ आती है? अब बताएं सर, मैं अगर आपसे पूछूं फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट है क्या? आज के दिन जो लोन आपने फ्यूचर में लेना है उसके इंटरेस्ट रेट को आप कैप कर देते हो। कैप का मतलब मैं हेज कर देना, फिक्स, मतलब फिक्स कर दे दो, इससे ज्यादा नहीं पे करूंगा। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट आपके फ्यूचर में की जाने वाली बोरिंग को आज से एक इफेक्टिव कॉस्ट असाइन कर देता है। अब काइबोर ऊपर जाए नीचे जाए, आपको यही इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, दैट इज एफआरए प्लस स्प्रेड। ऐसा? ये बात समझ आती है सर? इसको जरा कॉपी करें तो मैं इस पे जरा टेक्निकल टर्म्स आपके सामने रखूं। शाबाश। अच्छा सर, बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, मुझे एक बात बताएं सर, जहां से आपका लोन पीरियड शुरू हो रहा है सर, ये आपका सर आज है टुडे, ये आपका लोन डेट है और ये आपका लोन का टोटल टर्म है, ठीक है जी। रीपेमेंट ऑफ लोन इसको मैं कह देता हूं। बोर्ड में देखिएगा दोस्त, देखिए एफआरए आज आप लेते हो, ठीक है जी। लोन मिसाल के तौर पर आपने 2 महीने बाद लेना है और लोन आपने लेना है 6 महीने का। तो आज से लेके रीपेमेंट तक का टोटल टाइम कितना है? 8 महीने। तो मैं कह सकता हूं जनाब, मुझे एफआरए चाहिए 2/8। एफआरए इस तरह कोट होते हैं 2/8, ठीक है जी। यानी 2 का मतलब है लोन किस टाइम पे दिया जाएगा, कितने महीने बाद, और फिर लोन रीपे करने का, और ये टोटल टाइम मिला के 8 महीने होते। आज से 2 महीने बाद लोन और आज से 8 महीने बाद रीपेमेंट, ठीक है जी। अच्छा जी सर, बाजुकात इंटरेस्ट रेट पेपर में ऐसे एक्सप्रेस होता है 4 पॉइंट या 14.5 सर, 19.5 और 19.8। इसका क्या मतलब है? अगर ऐसे 2 इंटरेस्ट रेट एक्सप्रेस हो रहे हो तो याद रखना, ये बोरोइंग रेट है और ये डिपॉजिट रेट है। आमतौर पे एफआरए दोनों के लिए यूज होता है, ठीक है। यानी अगर आपको आज से 2 महीने बाद लोन देना है तो भी आप अपने इंटरेस्ट रेट को हेज कर सकते हो, और 2 महीने बाद लोन लेना है तो भी आप अपने इंटरेस्ट रेट को हेज कर सकते हो। एफआरए दोनों चीजों के लिए यूज होता है जी। वो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स है, वो ये नहीं, वो नहीं, ठीक। अच्छा, मैं आपको दे रहा हूँ सर एक क्वेश्चन। इस सवाल को ना इंडिपेंडेंटली सॉल्व करो एज इफ के पेपर में आया हुआ। शाबाश सर, थोड़ा सा और जूम करें।
चलो जी मैं करवा रहा हूं, उसको यहां देख लो। ये कह रहा है सर टुडे इज 1 जून, जेम्स लिमिटेड विल बी रिप्लेसिंग इट्स मशीनरी इन 2 months टाइम। 2 महीने बाद हमने अपनी मशीनरी को रिप्लेस करना है। द रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू बी 42 million। द कंपनी वुड बी फाइनेंसिंग दिस मशीन थ्रू अ लॉन्ग टर्म through a short term loan, as it would get equity finance and a government grant of the entire amount at the start of next year। तो मुझे तो स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर तक कितने महीने रह गए? 7 महीने रह गए, और मुझे लोन लेना भी 2 महीने बाद है, तो मुझे कितने महीने के लिए लोन लेना चाहिए? 5 महीने के लिए। ठीक है जी। The treasurer of the company is concerned about the expected increase in the interest rates। Current spot rate is 6.25, which is expected to reach 7.4 in a couple of months। ये ऐसे ही दिया है आप लोग, हाँ घबराएं, ये रेट कहीं इस्तेमाल नहीं कर देना कहीं। The company's borrowing rate is Kibor plus 1.65%। The company wishes to hedge the position through a forward rate agreement। Some FRAs are available but different money market brokers। हमारे लिए रेलेवेंट है सर 2 महीने बाद लोन चाहिए, 5 महीने के लिए तो 2/7। ठीक है जी। और इसके अंदर सर ये डिपॉजिट रेट, हमने डिपॉजिट थोड़ी करना है, हमने क्या करना है सर, हमारा बोरोइंग रेट है। अब बताओ हमने क्या किया होगा सर, FRA ने लॉक कर दिया होगा 6.95 पे। अब बताएं सर प्रैक्टिकली कमर्शियल बैंक को, अच्छा फिर वो कह रहा है जनाब कैलकुलेट द इफेक्टिव रेट्स इफ स्पॉट रेट रीच टू 7.2। अब बताएं हम अपने बैंक को कितना पैसा पे करेंगे सर, 42 million मल्टीप्लाई बाय 7.2 प्लस 1.65 कितना? 8 मल्टीप्लाई बाय 548। अच्छा, और सर अब हमने जाके FRA से पैसे लेने, 42 मल्टीप्लाई बाय कितना जी सर, मेरे पास 7.2 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5 और 12 कितना? नेट क्या बचा सर हमारे पास? 1.505। सर इस 1.505 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 12 से, डिवाइड कर रहा हूं 5 से, 3.612। अब बताएं सर 3.612 डिवाइडेड बाय 42 कितना? और ये 8.6 ऐसे भी आ सकता था कि FRA आपके पास था 6.95 प्लस 1.65 का स्प्रेड, दिस वुड हैव बीन 8 ऐसा। पक्का जी, अपने पास हेडिंग डालें IRF इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, और ये वो चीज है जो सवाल में मेरे हिसाब से ये दोनों आने चाहिए, FRA और पांच महीने का पीरियड कहाँ मेंशन्ड है? 1 जून है आज, और हमने अगले साल के स्टार्ट पे हमें फाइनेंस मिलेगा, तो टोटल 7 महीने हो गए। 7 महीने बाद हमें पैसे मिल जाएंगे, और पैसे में चाहिए 2 महीने बाद, तो 5 मंथ्स का हिसाब किताब आ गया। डन। आज से 2 महीने बाद हो जाएगी 1 अगस्त, और हमें अगले साल के शुरू में पैसा मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा जी बेटा, आप जरा सा इंटरेस्ट फ्यूचर का एक हिसाब किताब समझ लेना, ताकि जिंदगी सुकून में आ जाए एक ही दफा में। ठीक है। मैं आपके सामने 2 केसेस रखूंगा, दोनों को अच्छे तरीके से समझना। ठीक है। सबसे पहले सर मेरे पास आज की डेट है 1 जनवरी 2019। ठीक है जी। मुझे आज से ठीक 3 महीने बाद 31 मार्च 2019 पे लोन चाहिए। कितने महीने बाद? और लोन भी मुझे चाहिए 3 महीने का। आज से 3 महीने बाद 3 महीने का लोन चाहिए। यहां मैं लोन ऑब्टेन करूंगा, और यहां मैं लोन रीपे कर दूंगा। डन।
अब गौर तो सुनना मेरे बच्चों, अब मैं आज जाता हूं एक्सचेंज। कहां जाता हूं? एक्सचेंज। एक्सचेंज से कहता हूं भाई आज मैं यहां मौजूद हूं, मुझे आज से ठीक 3 महीने बाद लोन चाहिए। एक्सचेंज ने कहा बेहतरीन, 3 महीने का इंटरेस्ट रेट फ्यूचर ले लो। मैंने कहा क्या मतलब? उसने कहा आज एक अग्रीमेंट कर लें कि आपको 3 महीने बाद किस रेट पे लोन चाहिए, एक्सचेंज के साथ अग्रीमेंट कर लें। मैंने कहा अच्छा बेहतरीन, कितने महीने का लोन होगा? बैंक ने कहा 3 महीने का, आज से ठीक 3 महीने बाद 3 महीने का लोन मिलेगा। ये कौन कह रहा है मुझे? एक्सचेंज कह रहा है। ठीक है, अब और सुनना, मैंने एक्सचेंज से जाके एग्रीमेंट कर लिया। पहले सिंपल केस रखता हूं, फिर इसको 100 माइनस वाले केसेस में लेकर आता हूं। रेट तय हो गया इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में 16%। गौर से सुनना मेरे बच्चों, कितना? 16% तय हो गया। वक्त गुजरता गया गुजरता गया गुजरता गया गुजरता गया, प्रैक्टिकली हम पहुंच गए 31 मार्च पे। अब मैं क्या एक्सचेंज, मैंने कहा एक्सचेंज वो वादा था लोन देने का, वो जरा जल्दी से 100 मिलियन रुपए का या 150 मिलियन रुपए का लोन था, वो वादा था, जल्दी से वो पैसे लेकर ना, मैं बोरी लेकर आ गया हूँ, बोरी में डालूंगा ले जाऊंगा घर पे। तो एक्सचेंज ने कहा हम कोई लोन नहीं देते। मैंने कहा अजीब बेगैरत लोगों, आपने कहा यहाँ के लोन लेना, यहाँ रीपे कर देना, तो लोन तो दो। एक्सचेंज ने कहा नहीं, लोन वोन नहीं है। तो मैंने कहा मेरा जो अग्रीमेंट था, उसने कहा आपको उसको क्लोज आउट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अग्रीमेंट किस चीज का था? लोन लेने का। अग्रीमेंट लोन लेने का था, हमारा लोन लेने का अग्रीमेंट था ना, हमने लोन लेना है। कब लेना है लोन? 31 मार्च पे। ये अग्रीमेंट था, किस रेट पे लोन लेना था? हम गए, हमने एक्सचेंज को कहा लोन दो, एक्सचेंज ने कहा नहीं है, आप क्लोज आउट करो। मैंने कहा क्लोज आउट करने का क्या मतलब? उसने कहा आज लोन देने का अग्रीमेंट कर लो। किसका? लोन देने का। कब लोन देना है? आज। लोन लेना भी कब है? आज। तो आज का सर गौर से सुनना, स्पॉट रेट चल रहा था 19% का, और आज का फ्यूचर का रेट भी चल रहा था 19%। ये क्यों? आज फ्यूचर मैच्योर हो रहा है, आज स्पॉट रेट भी है। आज का लोन लोगे फ्यूचर मार्केट में आज ले लो, या आज की मार्केट में आज ले लो बात। मैंने कहा ठीक है, मेरा एक अग्रीमेंट था कि आज की तारीख में मैं आपसे लोन लूंगा 16% पे। आज मैं आपसे एक अग्रीमेंट कर रहा हूं कि लोन दे रहा हूँ 19% पे। अब बताओ, बैंक ने कहा अब ये हो गया क्लोज आउट। मैंने कहा क्लोज आउट का मतलब? उसने कहा देखिए 16% पे हमने आपको लोन देना है, 19% पे आपने लोन देना है, तो आप जीत गए। कितना परसेंट जीते आप? ये 3% आपको हुआ है गेन। ये पैसे पता है आपको कब मिलेंगे? इस डेट पे जाकर, रीपेमेंट डेट पे। रीपेमेंट वाले दिन पे हम आपको सूद देंगे, हम आपसे सूद लेंगे। क्योंकि हमने आपको सूद ज्यादा देना है तो आपको पैसे दे देंगे हम। पैसे मिलेंगे कब? रीपेमेंट डेट के ऊपर। ऐसा? अब बताओ क्या पैसे मिलने कितने? 3%। अब और सुनना, अब मैं सर आज के दिन मुझे पता चल गया कि मुझे 3% यहाँ पैसा मिलेगा। कितने का? 150 मिलियन का 3% कितना होता है? अब मैं सुकून में आ गया कि चलो 4.5 मिलियन मिलने वाले हैं 3 महीने बाद। मुझे तो लोन चाहिए ना, मसला तो अभी का यही खड़ा हुआ है। अब एक काम करो, जाके आज के दिन स्पॉट पे लोन ले लो। किस रेट पे लोन मिलेगा स्पॉट पे? कितना होता है सर ये? 28.5। अच्छा, मुझे 28.5 पे लोन उठा लिया, मैंने सूद कब देना है? 28.5 3 महीने बाद। अच्छा, हमने पूरा वो नहीं किया। अन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये भी है यार, क्या बात करवा रहे हो यार, क्या करवा रहे हो यार। ये कितना है? 1 पॉइंट, और ये 7 पॉइंट। अब बताएं सर, मैं अगर 7.125 का सूद पे कर रहा हूं और 1.125 का सूद रिसीव कर रहा हूं, तो मेरी नेट इंटरेस्ट पेमेंट कितनी है? 6%। ये 6% वाकई 6 बन रहा है? श्योर? 6 रुपए बन रहा है, सॉरी 6 रुपए बन रहा है। अब मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, 6 रुपए आपकी नेट इंटरेस्ट कॉस्ट है, कितने महीने की है ये? तो मैं इसको डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 12 कर दूं तो कितना आ जाएगा ये? 24। 150 रुपए पे 24 रुपए का आपने सूद पे किया। इफेक्टिव रेट क्या आपका? 16%। ऐसा? अब मुझे एक बात बताएं, गौर से सुनना मेरे बच्चों, गौर से सुनना, ये दो रेट सेम क्यों है? सर सेटलमेंट डेट पे फ्यूचर और स्पॉट। फ्यूचर का मतलब भाई फ्यूचर आज में चोर होने वाला है। अच्छा मुझे बताओ, जो हमने डे 1 पे एग्रीमेंट किया था, इसका मतलब क्या था?
3 महीने बाद 16% के रेट पे आपको लोन मिलेगा जब मैच्योर हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट। तो आज के दिन आपको 16% पे लोन मिलेगा, लेकिन आज के दिन मैं 19% पे लोन दे भी सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, 16% पे लोन लिया और 19% पे लोन दिया, तो मुझे नेट कितने का फायदा हुआ, 3% का। और ये 3% का अमाउंट रुपयों में मुझे मिलेगा कब, ये बात समझ आती है, ये बात भेजे में बैठती, बिल्कुल बेसिक केस है, बिल्कुल बेसिक केस। पहला स्टेप क्या था, फ्यूचर में एक पोजीशन ली सर, जिस दिन लोन लेना था क्या किया, उसको क्लोज आउट कर दिया। क्लोज आउट करने में मुझे पता चल गया मुझे गेन हुआ या लॉस हुआ है, और सर फिर मैंने स्पॉट मार्केट पे जाके सर प्रैक्टिकली लोन लिया और फ्यूचर के गेन को देखा कि सर मुझे कितना मिलेगा, फिर मैंने उससे अपनी इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट निकाल ली। ऐसा है। स्टेप्स क्या है, आज फ्यूचर में पोजीशन लो, जिस दिन आपको जेन्युइनली लोन लेना है उस दिन फ्यूचर की पोजीशन को क्या करो, क्लोज आउट कर दो, स्पॉट पे लोन ले लो, और देखो आपने फ्यूचर में अगर इनकम कमाई है तो अपनी कॉस्ट में से माइनस कर दो, और अगर लॉस हुआ है तो अपनी कॉस्ट में ऐड कर दो। मैंने कोई टेक्निकलिटीज नहीं देखी, बड़ी बेसिक से एक एग्जांपल दी है, ये कॉपी करो। मैं थोड़ा एक स्टेप आगे जाऊं, एक एडवांस एग्जांपल दूं, फिर मैं आपको लेकर आ रहा हूं एग्जाम लेवल क्वेश्चन को। शाबाश। ये हो 1 जनवरी और मुझे लोन चाहिए 28 फेब को, और लोन मुझे चाहिए 3 महीने के लिए। 3 महीने कितने कहां पूरे होते हैं, 31 मई पे। अच्छा बोर्ड पे देखना। अच्छा जो फ्यूचर होगा उसका उसका प्रोसीडिंग्स क्या है सर, फ्यूचर आज है 1 जनवरी को, फ्यूचर में आपको लोन मिलेगा कब, 31 मार्च को लोन रीपे होगा कब, 30 जून में। अब प्रॉब्लम है जी, डेट्स कोइंसाइड नहीं हो रही है। मुझे लोन चाहिए 28 फेब को, फ्यूचर अवेलेबल है 31 मार्च का, मैं लोन रीपे करके 31 मई को निकल जाऊंगा, लेकिन फ्यूचर का जो आउटकम है वो कब आएगा, वो 30। कोई मसला नहीं, स्टैंडर्ड कहता है भैया आप एक काम ये करें, जो इसका मैकेनिज्म है, आप एक काम करें, आज जाएं फ्यूचर में पोजीशन ले लें। अच्छा मैं आज जाता हूं, मुझे 31 मार्च का जो फ्यूचर मिलता है वो मुझे मिलता है सर 16%, मैं ले लेता हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डन, 16% में मैंने सर फ्यूचर ले लिया। ठीक है जी, हम पहुंचे किस तारीख को, 28 को। फ्यूचर मैच्योर होने में भी 1 महीना बाकी है, लेकिन फ्यूचर को अर्ली क्लोज आउट किया जा सकता है, ये याद रखें। अब मैंने गया सर, मैंने स्पॉट पे लोन ले लिया 19% पे, स्पॉट पे लोन ले लिया, डन। लेकिन आज के दिन फ्यूचर जो कि 1 महीने बाद मैच्योर होने वाला है सर, उसका रेट चल रहा है 19.2। स्पॉट का रेट कितना चल रहा है, 19 चल रहा है। मैंने कमर्शियल बैंक से लोन किस रेट पे लिया होगा, लेकिन इमीडिएटली मैं अपने फ्यूचर को क्लोज आउट कर दूंगा। तो बताएं आपने लोन लिया है कितने में, 16% पे, लोन दे कितने पे रहे सर, तो मुझे बताएं सर मुझे गेन हुआ कितने का, 3.2% का। ये पैसे मिलेंगे कब, 3.2% का जो गेन है मिलेगा कब, 30 जून वाले दिन मिलेगा। ऐसा किस दिन, 30 जून वाले दिन। अच्छा अब बताओ, मैंने 28 फेब को जाके प्रैक्टिकली लोन ले लिया 150 मिलियन का, सर इस पे कितना सूद दिया मैंने, 19% का स्पॉट रेट, मल्टीप्लाई बाय 3/12 कितना, 7.125 ऐसा। और मुझे सर गेन हुआ कितने का, 150 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 3.2% मल्टीप्लाई बाय 3/12 कितना, 1.12। ये सीधा सीधा 1.2 है। कितना सर वो आया, चेंज आया, इफेक्टिव रेट कितना मेरा, 5.95, 5.92। हाँ जी 5.92। अच्छा मेरी बात सुनो, मुझे एक बात बताओ, सुनो सुनो, ये सूद मैंने कब पे करना है, ये सूद मैंने कब पे करना है, डेटा तुम्हारे सामने है, मुझे बताओ ये सूद कब पे करना है, 31 मई को। ये कब मिलेगा,
ये 30 जून को मिलेगा। इसका मतलब है फ्यूचर का बेनिफिट हमेशा फ्यूचर के सेटलमेंट में मिलता है, जबकि आप लोन पहले भी ले सकते हैं, रीपेमेंट उसकी आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, लेकिन फ्यूचर का जो आउटकम है वो आपको कब मिलेगा? फ्यूचर की सेटलमेंट के ऊपर। ये बात समझ आती है? मुझे बताएं सर, मुझे फायदा क्या होगा ये हेजिंग करेंगे? सर अगर मैं नहीं करता तो मुझे 19% पे सूद पे लोन मिलता, अब एटलीस्ट मुझे 1.2 मिलियन का रिटर्न तो मिल गया। अब बताओ मेरा इफेक्टिव रेट कितना है? 5.92 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 3, 5.92% नहीं है, 5.92 है खाली। कितना पूरे साल का क्या आता है? इसको अगर मैं डिवाइड करूं बेटा 150 से, ऐसा मुझे बताओ कि डे 1 पे 15.8 हमें पता था कि हमें 15.8 पे मिलेगा? नहीं, मुझे थोड़ी तो पता कि क्लोज आउट किस रेट पे होगा, उस दिन क्या स्पॉट चल रहा होगा, मुझे चीजें मालूम नहीं थी। ऐसा अब दे रहा हूं सर एक और छोटा सा क्वेश्चन, प्लीज बोर्ड पे देखिएगा। करो शाबाश। नमाज पढ़नी है, फौरन से पढ़ कर आ जाओ 10 मिनट में। शाबाश, कॉपी करके 10 मिनट में नमाज पढ़ कर आ जाना। प्यारे बच्चों, छोटा सा अच्छा मैं फिर रिपीट कर दूं, प्योर इस नियत से इसको हम पढ़ रहे हैं कि इस क्लास के बाद इस पे रिलेटेड जो पास पेपर्स आए हैं, इवन सीए फाइनल में भी, वो आपको आने चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से इस दफा इंटरेस्ट रेट रिस्क का नंबर है। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि फॉरेन करेंसी लास्ट 2 अटेम्प्ट से आ रहा है, ठीक है? 2 ही रिस्क हैं आपके कोर्स में, इंटरेस्ट रेट रिस्क और फॉरेन करेंसी का रिस्क, लास्ट 2 अटेम्प्ट से वो आ रहा है, तो इस पर ज्यादा ध्यान देना। अब मुझे एक बात बताएं सर, आज का दिन है आज का दिन है मेरे पास 1 जनवरी, ठीक है जी? मुझे लोन चाहिए 28 फेब को, ठीक है जी? लोन लेना है मुझे, ठीक है जी? और लोन मुझे चाहिए सर 3 महीने के लिए, तो 31 मई पे आ रहा है। गौर से देखना मेरे बच्चों, अब एक चीज समझने की कोशिश करना, टर्मिनोलॉजी समझने की कोशिश करना। देखें, एक कंपनी होती है जो फाइनेंस रेज करने के लिए, पैसा जनरेट करने के लिए, लोगों से पैसा लेने के लिए क्या बेचती है? डिवेंचर्स बेचती है। डिवेंचर आपको बेचा, आपसे पैसे ले लिए। इसका मतलब ये है कि अगर सर डेट मार्केट में इशूअर अपनी सिक्योरिटीज को सेल करता है तो उसको पैसा मिलता है। ऐसा सर फ्यूचर मार्केट की टर्मिनोलॉजीज भी ऐसे ही हैं। अगर आपको फ्यूचर में लोन लेना है तो हम कहेंगे हमने फ्यूचर में सेल किया, और अगर आपने फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप क्या करते हो? डेट सिक्योरिटीज को बाय करते हो। एज एन इन्वेस्टर आपने IFRS 9 में भी पढ़ा होगा कि हम डेट सिक्योरिटीज को क्या करते हैं? खरीदते हैं। तो आइंदा के बाद जब तुम ये वर्ड सुनो कि फ्यूचर में सेल किया, इसका मतलब हमने लोन लिया। फ्यूचर में बाय किया, इसका मतलब है हमने लोन दिया। ऐसा फिर सर दूसरी टर्म आपने ये समझनी है कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट हमेशा एक्सप्रेस होते हैं 100 माइनस। 100 माइनस का मतलब 16% लिखा जाता है 84 कि क्या लिखा जाता है? 84। अगर आप फ्यूचर मार्केट में इंटरेस्ट देखोगे वो कहेगा 84%, तो 84% पे नहीं है, इसका मतलब क्या है? 16% पे, 100 माइनस में। ऐसा क्यों एक्सप्रेस किया जाता है? ऐसा इसलिए कि आमतौर पे हमारा जहन ये चीज एक्सेप्ट करता है कि किसी भी चीज को सस्ता खरीद के महंगा बेचो, यही है ना? सस्ता खरीद के महंगा बेचो तो फायदा होता है। आप गए फ्यूचर मार्केट में, उस वक्त रेट लगा हुआ था 88, आपने 88 पे सेल कर दिया। 88 का मतलब क्या? 12%। आपने 12% पे लोन ले लिया। ऐसा फिर जब आप यहां पहुंचे तो रेट हो चुका था सर मिसाल के तौर पर 85। क्या हो चुका था? या 88 का मतलब है 12% और 85 का मतलब है 15%। आपने 12% पे लोन लिया और आप 15% पे लोन दे रहे हो।
तो आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ? फायदा हुआ, क्योंकि हमने लोन लिया कम रेट के ऊपर, सूद हमने कम देना है, और लोन हमने दिया ज्यादा रेट के ऊपर, तो हमें सूद मिलेगा ज्यादा। अगर मैं 12% और 15% रखता ना, कि 12% पे लोन लिया और 15% पे दिया, सेल 12 और बाय 15, सेल 12 रखता और बाय क्या रखता, मैं 15 रखता, तो लोगों के जहनों में क्या आता, ये लॉस हुआ है। तो हम आइंदा के बाद क्या करेंगे सर, फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट को एक्सप्रेस करेंगे किसमें, 100 माइनस में। बताओ आपने सेल किसमें किया था, 88 में, बाय कितने में कर रहे हो? अब बताओ, जिस बंदे को इंटरेस्ट रेट का आइडिया नहीं भी है, उसको एक चीज नजर आ रही है कि हमने एक चीज 88 में बेची और 85 में खरीदी है, तो हमें कितने का फायदा हुआ है, 3 का। ऐसा 3 का फायदा होने का मतलब सर हमें नेट 3% एक्सचेंज देगा, हमें रिसीव होगा, ऐसा। अब बताएं सर, आइंदा के बाद अगर मुझे जब भी फ्यूचर में लोन लेना होगा, तो मैं क्या करूंगा, फ्यूचर में सेलिंग करूंगा और फिर क्लोज आउट करूंगा किससे, बाइंग से। फ्यूचर में हमेशा रेट एक्सप्रेस होगा किसमें, 100 माइनस में। ये बात समझ आती है? अच्छा जी, अब मैं अगर आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दूं कि आज का दिन है 1 अप्रैल, लोन टू बी ऑब्टेन्ड, हमें लोन चाहिए 1 जून को, ठीक है जी। 1 अप्रैल को 3 मंथ्स फ्यूचर अवेलेबल है 86 में, ठीक है जी। कब, 1 अप्रैल को, ठीक है जी। 1 अप्रैल को स्पॉट रेट चल रहा है 12.5% पे, ठीक है जी। सर मैं लोन किस दिन लेना है, 1 जून को स्पॉट रेट पहुंचा 18% पे और फ्यूचर पहुंचा, फ्यूचर को कितने महीने बाकी होंगे, 1 जून को। 1 अप्रैल से आप अगर आप फ्यूचर ले लो, 3 महीने का फ्यूचर है, कितना होगा? अरे अल्लाह के बंदों, 1 अप्रैल को फ्यूचर ले रहे हो 3 महीने का, नशइयों, तो 3 महीने कब पूरे होते हैं, 30 जून पे होते हैं ना। तो 1 जून को कितना टाइम रह गया होगा फ्यूचर को, 1 महीना रह गया होगा ना यार। अजीब भंग लगा के बैठे हो यार। अब मुझे एक बात बताओ सर, मेरे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है सर 150 मिलियन। मुझे बताएं सर, कंपनी को कितना इफेक्टिव बोरिंग रेट पड़ रहा है? वालेकुम अस्सलाम। मैं कह रहा हूं 13.5। अच्छा, आपने कैसे किया सर इसको, फ्यूचर सेल कितने पे, 86, फिर फ्यूचर कितने पे, कितने का गेन? अच्छा बोर्ड पे देखो, याद रखना मेरे बच्चों, 3 महीने के फ्यूचर का मतलब क्या होता है, 3 महीने का फ्यूचर का मतलब क्या होता है? 3 महीने बाद लोन मिलेगा या 3 महीने के लिए लोन मिलेगा? 3 महीने बाद मिलेगा लोन, ऐसा। 3 मंथ फ्यूचर का क्या मतलब होता है? देखो एक चीज याद रखो, 3 मंथ फ्यूचर का मतलब है लोन 3 महीने के लिए मिलेगा, ठीक है जी। फ्यूचर कभी भी महीनों के साथ एक्सप्रेस नहीं होता, ऐसे एक्सप्रेस होता है, मार्च फ्यूचर फॉर 3 मंथ्स लोन, अप्रैल फ्यूचर फॉर 3 मंथ्स लोन। तो जो नाम लिखा होता है ना मंथ का, उसके एंड पे वो फ्यूचर मैच्योर हो रहा होता है। मुझे बताओ, जब हमने फ्यूचर लिया तो कौन सा फ्यूचर उठाया होगा हमने अप्रैल में? जून फ्यूचर, जून फ्यूचर फॉर 3 मंथ्स लोन, ऐसा। आइंदा के बाद ये सुनो ना, 3 मंथ्स फ्यूचर, इसका मतलब क्या होगा, हमेशा 3 महीने का लोन है, 3 महीने बाद लोन शुरू नहीं होगा। लोन शुरू होने के लिए आपको हमेशा मंथ का नाम दिखाएगा, वो कहेगा जी मे फ्यूचर्स फॉर 3 मंथ्स लोन, अप्रैल फ्यूचर्स फॉर 3 मंथ लोन। तो मुझे बताओ हमने कौन सा फ्यूचर लिया है? सर हमने जून फ्यूचर लिया, जो जून के एंड पे लोन शुरू करवाएगा। और लोन कितने महीने का होगा? 3 महीने का होगा। व्हाट इफ क्या कहता है जून फ्यूचर को 6 मंथ्स लोन, तो 6 महीने का लोन होगा फ्यूचर में, और किस तारीख से शुरू होगा? 30 जून से, जून के एंड से। ये बात समझ आती है? तो आइंदा के बाद सर अगर वो कहे ना जून फ्यूचर को 3 मंथ लोन, जून फ्यूचर को 6 मंथ लोन, जून फ्यूचर को 8 मंथ लोन, तो जो मंथ्स बोल रहा है वो लोन का टेन्योर है, ये याद रहेगा। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास यहाँ सर 4.5 का फायदा हुआ मुझे, लोन कितने का है? 150 मिलियन। मैंने जाके स्पॉट पे लोन ले लिया, किस रेट पे?
18% पे कितना जी? 6.75। और मेरे पास सर गेन हुआ है मुझे कितने का? 150 मल्टीप्लाई बाय 4.5 मल्टीप्लाई बाय, मुझे बताओ ये दोनों याद रखिएगा मेरे बच्चों, ये दोनों इस वक्त बराबर है, ये दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या? 3 महीने का फ्यूचर था और लोन भी मुझे 3 महीने का ही चाहिए था। अभी आगे हम सिनेरियो देखेंगे कि हमें लोन चाहिए होगा 6 महीने का, लेकिन फ्यूचर अवेलेबल होगा कितने का? 3 महीने का है। तो यस, वही हमने भी सीखना है। ठीक है, एडजस्ट करेंगे हम, डबल नहीं कहना चाहिए, हमें क्या करना है? एडजस्ट करना है। बिल्कुल कर सकते हो। क्या आ रहा है सर? 1.68। बस इससे आपकी बोरिंग कॉस्ट निकल आएगी। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, पक्का एक स्टेप और आगे जाऊं। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताओ, आप सवाल दे रहा हूं अच्छे तरीके से, एक चीज सुनना। आज सर मेरे पास डेट है 1 जनवरी, ठीक है जी, टुडे लोन रिक्वायर्ड on 28th Feb, March future for 3 months loan, ठीक है जी, ये चल रहा है 87 पे, ठीक है जी। स्पॉट टुडे ऑन 1 जनवरी चल रहा है से 11% पे। 28 फेब को क्या हुआ कि स्पॉट चल रहा था 16% पे, और मार्च फ्यूचर, कौन सा फ्यूचर? जिसकी मेच्योरिटी में कितना टाइम रह गया? 1 महीना रह गया, ये चल रहा था सर 85.5 पे, ठीक है। अब और सुनना मेरे बच्चों, मुझे लोन चाहिए, लोन रिक्वायर्ड 140 मिलियन, ठीक है जी, लोन रिक्वायर्ड फॉर 6 मंथ्स। अब देखो ये आ गया छोटा सा प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम आ गया जी? आपको लोन चाहिए ज्यादा पीरियड के लिए, लेकिन फ्यूचर कितने महीने का है? तो ये तो गंद हो जाएगी, 3 महीने बाद फ्यूचर मैच्योर हो जाएगा, ठीक है जी। 3 महीने बाद फ्यूचर मैच्योर हो जाएगा, आपका लोन तो 6 महीने चलेगा, तो फ्यूचर का फायदा कम होगा, फ्यूचर का फायदा कम होगा। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? पहले तो काम करो, जरा गेन और लॉस निकाल लो। गेन और लॉस कितना हुआ जरा चेक करो, जरा शाबाश। गेन और लॉस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज निकाल लो, कितना हुआ? फ्यूचर सेल कितने में? 87 में। फ्यूचर बाय गेन हुआ कितने का? 1.5। ऐसा आप खुद लॉजिकली सोचो, तुम्हें लोन कितने का मिलना है? 140 का। स्पॉट पे मैंने लोन लिया होगा, स्पॉट पे कितने का? 16% का, मल्टीप्लाई बाय कितना? 6/12। ऐसा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 6/12 मल्टीप्लाई बाय 16%, ऐसा। अब मुझे गेन हुआ है 1.5 का। यार मैं चाहता हूं ना, ये जो बेस यहां आ रही है ना, नीचे भी वही बेस होनी चाहिए। नीचे सर मसला ये कि ये 3/12 है, ये स्पॉट का बोरोइंग है, ये फ्यूचर का गेन है। अब मैं चाहता हूं कि सर ऊपर और नीचे का ये अमाउंट बराबर हो। तो बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, 140 मल्टीप्लाई बाय 6/12 शुड बी इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 3/12। ये x कितना आ रहा है देखो जरा, इतना लोन आपको जो है ना फ्यूचर में लेना है, कितना? 280। अब बता सर मेरे पास क्या हिसाब किताब बनना है? अच्छा खुद बताओ सर, बोरोइंग कॉस्ट इफेक्टिवली कितनी हो जाएगी? 16 माइनस 1.5%। ऐसा अगर आप इस लोन को डबल नहीं करते तो मामला फिर इतना आसान सीधा नहीं होता। आपको फ्यूचर का जो गेन होता वो छोटी अमाउंट में मिलता, अब आपको फ्यूचर का गेन बराबर अमाउंट में मिल रहा है। बताएं आप सूद दे रहे हो सर किसके ऊपर? 140 मल्टीप्लाई बाय 6/12, और फ्यूचर का फायदा भी आपको इतने पे ही हो रहा है। कितने पे? 280 मल्टीप्लाई बाय 3/12। दोनों की अमाउंट सेम है।
आप कह रहे हो मैं 16% का सूद दे रहा हूं, लेकिन उतने ही प्रिंसिपल के ऊपर मैं 1.5% का गेन भी कमा रहा हूं, तो मुझे यार ये अमाउंट क्या करनी पड़ेगी। अब देखो यार, ये चीज ना तुम्हारी किताब में नहीं दी हुई है, लेकिन उस बंदे ने जो मॉडल पेपर में क्वेश्चन डाला है ना, उसके अंदर ये चीज है, और वो बार बार कह रहा है मैं मॉडल पेपर तक रहूंगा। परसों में तुम लोग क्लास में एक चीज बोली, किसी बदबख्त आदमी ने उठा के वो पिक्चर समेत फेसबुक पर डाली। चले बेटा, नहीं उनके वालिद साहब को याद कर रहा था। चलो जी, क्या रहा, क्या रहा, 11.2 ये 1 पॉइंट, अब बताओ क्या बच रहा है। 10 पॉइंट, ये सर मेरी बोरिंग कॉस्ट, और अगर आप इफेक्टिव रेट निकालोगे ना, ये 14-14.5% के आसपास बनेगा। चेक कर लें जी, 10.15, ये कितने महीने का लोन का, देखो जो ओरिजिनल लोन है 6 महीने, इसको डिवाइड कर रहा हूँ 6 से, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 12 से, कितना आ रही, 20.3 डिवाइडेड बाय 140। अब बनना भी 14.5 चाहिए, क्योंकि आपने 16% माइनस 1.5% का हिसाब किताब किया। ऐसा आए सर, जरा एक सवाल करके दें मुझे। यार यहाँ तक पहुंच गया हो ना, यहाँ तक समझ आ गया ना कि अमाउंट को भी चेंज करना होता है, और बाय सेल 100 माइनस, ये सारी चीजें क्लियर हो गई ना, ताकि मैं अब तुम्हें थोड़ा सा एडवांस लेके जा सकूं। ले जाऊं हैं वैग, यार पहले मैं ये खत्म कराऊंगा, फिर मैं वैग शुरू कराऊंगा। ये यार बस तुम लोगों से इल्तिजा है, दुआ करना जरा। मेरी जो वाइफ है, वो उसके जिस्म में ना एंटीबॉडीज हैं, तो वो एंटीबॉडीज किसी को नुकसान नहीं भी देती हैं, किसी को बहुत नुकसान देती हैं, किसी की पूरी ज़िंदगी खामोशी से बैठी रहती हैं, कुछ नहीं करती हैं। तो दुआ करना है वो कभी रिएक्ट नहीं करें। उनका टेस्ट कराया था तो एंटीबॉडीज़ उसमें आई हैं, लेकिन ये है कि ये भी हमें बताया गया कि 15% इंसान ऐसे होते हैं जिनके जिस्म में एंटीबॉडीज़ होती हैं, लेकिन वो नुकसान नहीं देती। दुआ करना है, ठीक है। एक मेरी मतलब एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अल्लाह के हुजूर जो है वो है। एंटीबॉडीज आपका जो इम्यून सिस्टम है ना, वो उसके अगेंस्ट काम करती है, और बनाती भी उसको आपका इम्यून सिस्टम ही बनाता है। जी नहीं नहीं, देखो मुझे एक बात बताओ, आपने लोन लेना है फ्यूचर में, तो लोन लेने के लिए हम क्या करते हैं, डेट सिक्योरिटीज को बेचते हैं। तो ये याद रखना, आपने पहले सेल करना है, क्लोज आउट करने के लिए बाय करना है। लेकिन अगर आपने फ्यूचर में पैसा इन्वेस्ट करना है, तो पहले बाय करना, फिर क्लोज आउट करने के लिए सेल करना, ठीक है ना। और सेल हमेशा ज्यादा होना चाहिए गेन के लिए, अगर बाय का रेट ज्यादा होगा तो लॉस हो जाएगा। आज सेल करेंगे, फ्यूचर के रेट पे सेल करेंगे हम। आज का फ्यूचर का रेट क्या है, आज हमारे पास से मिसाल के तौर पर केस 3 पिक करो, हमारे पास 83 का रेट है, इस पे हम सेल करेंगे 81.5 पे बाय करेंगे, खत्म हो गया जी। अच्छा, एक चीज से खास ख्याल रखना कि 2.5 लाख रुपए का हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइज है, कोई मसला नहीं है जी, करीब तरीन लेकर आना आप।
मैं कर रहा हूं, चलो जी सर मेरे पास बोर्ड पे देखिएगा। अच्छा सबसे पहले तो अमाउंट डिसाइड कर लो, अमाउंट है कितनी। सर मुझे लोन चाहिए 6 महीने का, जबकि लोन अवेलेबल है फ्यूचर में 3 महीने का, तो मुझे अमाउंट को डबल कर देना चाहिए। तो 18 लाख मल्टीप्लाई बाय 6/12 इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय 3/12। बताओ ये x कितना आता? 3.6 मिलियन। अब एक काम करो, उसको डिवाइड करो 2.5 लाख से, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं? कितना? 13 पॉइंट 2.5 लाख से डिवाइड करो, क्या बनता है यार? 36 लाख 2.5 लाख से डिवाइड हो सकते नहीं हो सकते हैं? 14.4, तो इसको 14 पे राउंड ऑफ कर दें। तो अब बताएं सर मेरे पास फ्यूचर सेल कितने का, कितना? 83। क्लोज किस पे कर रहे हैं हम? गेन हो गया कितने का? 1.5 रुपए का, 1.5% का। अब बताएं सर मेरे पास स्पॉट पे लोन लूंगा मैं कितने का? 18 लाख मल्टीप्लाई बाय 6/12 मल्टीप्लाई बाय 18% प्लस 2.4 कितना होता है? और सर मेरे पास जो फ्यूचर का हिसाब किताब है वो, सर मेरे पास 14 कॉन्ट्रैक्ट्स 2.5 लाख के मल्टीप्लाई बाय 3/12 मल्टीप्लाई बाय कितना जी? 1.5%। ये 183,600 नीचे वाला 13,000 47। अच्छा अब इस 170,475 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं किससे सर? 12 से, और डिवाइड कर रहा हूं किससे? 6 से। क्या आ रही? 340 डिवाइडेड बाय यह है मेरे बच्चों। आखिरी वाला केस कर लोगे तुम लोग? आखिरी वाले केस में ख्याल रखना 8 और 6 है, देख के करना है इसको। शाबाश। इसके बाद तुम लोग चेक करो जरा, पास पेपर के क्वेश्चन दे रहा हूँ सीए फाइनल का, तुम लोगों से हो रहा है या नहीं हो रहा है, या दे दूं डायरेक्ट, कर लोगे तुम लोग? पक्का कर लोगे? चौथे वाले केस का 19 है। ये लो मेरे बच्चों, सर ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, बोर्ड पे देखिएगा मेरे बच्चों। आप इसकी रिक्वायरमेंट को छोड़ दें, हेज एफिशिएंसी रेशो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, आपने मुझे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकाल के देना है बस। सी फाइनल का क्वेश्चन है 6 नंबर का। शाबाश। कोई फर्क नहीं पड़ा, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं भी है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी मसला नहीं है, सुन दे दूंगा। चलो जी बताएं सर ये क्या कह रहा है ये जनाब? इन द लास्ट वीक ऑफ नवंबर 2016 the board of directors of RC decided to purchase further machinery for its new textile mill under a balancing and modernization program। उर्दू जुबान में इसको 300 मिलियन रुपए चाहिए बस, ठीक है? 300 मिलियन लिखा है, कहाँ लिखा है 300 मिलियन? ये रहा। The company's cash flows revealed that RC would need to borrow 300 million on 31st May, ठीक है जी, फॉर अ पीरियड ऑफ 8 months। 31 मई को हमें लोन चाहिए, ठीक है? तो हमें फ्यूचर कौन सा लेना पड़ेगा? मे फ्यूचर, ठीक है जी। ये कह रहे जनाब the directors are of the opinion that present short-term interest rate future may be used by the end of May, and considering the short-term interest rate futures to hedge against RC's interest rate risk exposure. On 1st December, the spot rate was 7% and June future। so मतलब इस बंदे ने क्या किया,
जून फ्यूचर लिया, मई से थोड़ा सा आगे नहीं मिल रहा होगा इसको मई फ्यूचर, इसको क्या मिला जून फ्यूचर, कितने का 6 मंथ्स रेट। मुझे पता है 6 मंथ्स का मतलब क्या है, लोन पीरियड है, 6 महीने बाद लोन मिलेगा, ये लोन पीरियड है, याद रखना, ठीक है। 92 पे ट्रेड हो रहा है सर, तो हमने क्या किया होगा सबसे पहले, फिर वो कह रहा है जी 90 पे हमने उसको क्लोज आउट किया, कितने का चेंज, 2 का गेन, अमाउंट कितनी है सर, अच्छा इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट साइज दिया हुआ है, नहीं सर, सर हमारे पास 300 मिलियन का लोन है, 8 महीने के लिए हम स्पॉट पे लोन ले रहे हैं, किस रेट से, 8.5% से, और सर हमारे पास जो फ्यूचर है उसमें हमने कितने कितने वो लिए होंगे सर, 300 मल्टीप्लाई बाय 8/12 इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय, तो ये सर मुझे बताएं कितना आ रही, क्या आ रहा है सर, 17 और 4 कितना आ रहा है सर, 13 रुपए, बताएं 13 रुपए 8 महीने का सूद है, 12 महीने का कितना होगा, डन है भैया, कर लो कि मैंने जब अपने पास सेटिंग डालू जी, देखो वो आपसे कहेगा जून फ्यूचर 6 मंथ्स, जब वो कहना 6 मंथ फ्यूचर 3 मंथ फ्यूचर, तो ये 3 महीने के लोन पीरियड की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, ठीक है ना, क्या चीज, अच्छा देखना है क्वेश्चन, देखो क्या मतलब, नहीं ना, देखो मैं फिर उर्दू में कह रहा हूं, इस बंदे को लोन चाहिए 31 मई को, ठीक है, इसने जून फ्यूचर लिया, 1 दिसंबर को जून फ्यूचर लिया, इसका मतलब है इस बंदे ने एक्सचेंज से कांटेक्ट किया कि 7 महीने बाद 6 महीने के लिए लोन लेगा, हमने प्रैक्टिकली लोन कब लेना है, 31 मई को, इसका फ्यूचर क्लोज कब हो रहा है, जून में, हम उससे पहले क्लोज आउट कर लेंगे, अर्ली क्लोज आउट कर लेंगे, 6 महीने का लोन मिलेगा, 6 महीने के बाद 8 महीने का लोन चाहिए, तो हमने अमाउंट को एडजस्ट कर दिया और अर्ली क्लोज आउट कर दिया, ठीक है। आए जरा देखें जी, अपने पास हेडिंग डालें, टिक टिक साइज, ठीक है जी, कॉन्सेप्ट ऑफ टिक, टिक टिक है, ये करेंसी में हो गया था, इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट रेट में बाकी है टिक, इसके बाद ऑप्शन करना है। अच्छा अब बोर्ड पे देखो जरा, अच्छा सुनो एक चीज सुनो, मुझे एक बात बताओ, हमने फ्यूचर, अच्छा टिक इज ऑलवेज रिलेटेड टू फ्यूचर, इसका स्पॉट से कोई लेना देना नहीं है, हमने फ्यूचर में सेल किया 86.00 पे, 86 है नशे, हम इसको क्लोज आउट कर रहे हैं फ्यूचर बाय से 86.01, करेंसी में टिक का क्या हिसाब किताब, टिक का क्या मतलब होता है, 0.0001, ठीक है जी, चौथे डिजिट पे 1, ऐसा, ये चूंकि ऑलरेडी परसेंटेज में है तो 0.01, ये चूंकि ऑलरेडी परसेंटेज में, ऑलरेडी डिवाइड बाय 100 है, तो इसमें टिक क्या होगा 0.01%, ऐसा। अब बताओ मैंने सर 86 पे एक्सपोजर लिया, 86.01 पे क्लोज आउट कर दिया, मुझे कितने का फायदा हुआ, 85.99, मुझे कितने का फायदा हुआ, ऐसा। अब सुनो सुनो सुनो, फ्यूचर में एक कॉन्ट्रैक्ट मैंने लिया था, एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है 5 लाख रुपए, कितने, 5 लाख, अब बता आमतौर पे 5 लाख, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.01% मल्टीप्लाई बाय 3/12, मुझे बताओ कि फ्यूचर का गेन कितना है,
100 में तो जाएगा ही नहीं। 12.5। अच्छा सुनो, 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट साइज हो, 3 महीने का फ्यूचर हो, 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट साइज हो और 3 महीने का फ्यूचर हो, 0.01% रेट चेंज होने से तुम्हें 12.5 का या तो नुकसान होगा या फायदा होगा। 12.5 का या तो नुकसान होगा, ये क्या है, ये टिक वैल्यू है। टिक वैल्यू किस चीज के लिए? ये 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट, 3 महीने का लोन, इसके लिए। व्हाट इफ के 5 लाख की जगह 8 लाख का कॉन्ट्रैक्ट होता, कॉन्ट्रैक्ट तो चेंज हो जाता टिक की वैल्यू। टिक की वैल्यू डिपेंड करती है किस पे? कॉन्ट्रैक्ट साइज पे और लोन पीरियड के ऊपर। फ्यूचर का लोन पीरियड कितना है सर? 3 महीने, ये 6 महीने भी हो सकता है। 6 मंथ फ्यूचर का मतलब क्या है? 6 महीने का लोन। 3 मंथ फ्यूचर का मतलब क्या है? 3 महीने का लोन। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइज 5 लाख भी हो सकता है, 1 मिलियन भी हो सकता है, 5 मिलियन भी हो सकता है, ऐसा। लेकिन ये याद रखना टिक का मतलब क्या है। अब बताओ, टिक का हिसाब किताब आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे कि आपको ये बात पता चल गई जी टिक वैल्यू कितनी है। टिक वैल्यू कैसे निकलेगी? कॉन्ट्रैक्ट साइज मल्टीप्लाई बाय लोन पीरियड मल्टीप्लाई बाय हमेशा 0.01%। निकालो कितना निकलता है? 12.5। आपने जब भी एग्जाम का है ना, एग्जामिनर के टिक के हिसाब से जवाब दे दो, सबसे पहला काम आपने टिक की वैल्यू निकाल लेनी। किसकी वैल्यू निकाल लेनी? टिक की वैल्यू निकाल लेनी। अब बताओ सर, अगर मैं आपको एक सवाल दूं, आप मुझे टिक के हिसाब से भी उसको सॉल्व करके दे देंगे? चलो, टिक की वैल्यू पहले निकालोगे, कैसे निकलेगी? 0.01%, ये तो कांस्टेंट है। कहां गया? ये तो कांस्टेंट है। ये आप देखोगे एग्जाम के सवाल में कि फ्यूचर में लोन पीरियड कितने का है और फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट साइज कितने का। ये दो चीजें रखोगे, 0.01% रखोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगी? एक टिक की वैल्यू, ऐसा। अब नंबर ऑफ टिक्स कैसे निकालते हैं हम सीख लेते हैं। ऊपर से एक टिक निकला ना, अगर ये 86 के बाद 88 होता तो, या 84 होता तो 2 निकलता, 2 निकलता। फिर 2 को हम डिवाइड कर दें किससे? 0.01 से। क्या निकलता? नंबर ऑफ टिक्स। आई श्योर दिस इज 200। सानू की ऐसा। पढ़े हम आगे, दो एक सवाल। 0.01, ठीक है, क्योंकि 2 इज ऑलरेडी अ परसेंटेज। 200 को एक टिक की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना, तो एक कॉन्ट्रैक्ट पे जितना गेन और लॉस है वो आ जाएगा। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे 200 और मल्टीप्लाई कर देना। 0.01 से डिवाइड ही किया ना मेरा बच्चा मैंने। अच्छा, अब आओ जरा, एक प्रॉपर क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे जरा उसको टिक के हिसाब से सॉल्व करके दो। फ्यूचर भी 3 महीने का, लोन भी 3 महीने का चाहिए। शाबाश जी। मैं कराऊं उसको जी। 7 पॉइंट कैसे निकाला सर?
सर मेरे पास सबसे पहले फ्यूचर सेल कितने का, 92 का। क्लोज आउट मैंने कितने पे किया होगा, 91.5 पे। कितने का गेन आया सर, 0.5। ऐसा, इस 0.5 को सबसे पहले मैंने 0.01 से डिवाइड कर दिया, 50 टिक्स पर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ सर, मेरे पास 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, फ्यूचर का रेट 3 महीने है सर, फिर मल्टीप्लाई में 0.01 क्या आता है, देखो एक टिक की वैल्यू 12.5 मल्टीप्लाई बाय 50 जी। गेन पर कॉन्ट्रैक्ट कितना, 625। अब बताओ टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स कितने हैं, 42 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख कितना, 8.2 है, लेकिन सेफली हम कितना कर देंगे, 8। कितना आ रही है, कितना, 5000। अच्छा, अब इसको अपने देसी तरीके से भी करके देखते हैं। देसी तरीके में कितने का गेन आया था, 0.5 का। तो हमने सबसे पहले क्या किया होगा सर, स्पॉट पे लोन लिया होगा कितना, 42 लाख मल्टीप्लाई बाय 3/12। लोन कितने, रेट क्या जी स्पॉट का, 8%, 84,000। और सर मेरे पास फ्यूचर का हिसाब किताब 4 मिलियन, दोनों जगह सेम आ रहा है, पक्का कर लोगे हिसाब किताब इसका। अब आप एक काम करो, ये जो हैंडआउट था ना ये वाला, इसमें जो चौथा केस है ना, या चौथा जोड़ो, हाँ चौथा केस जो है ये चौथा, ये आप मुझे जरा टिक से निकाल के दो शाबाश। शीशा अलग क्लास है जी। क्या रहा जी 10 पॉइंट जी। सर मेरे पास सर सबसे पहले तो ये देख लें कि, सबसे पहले तो सवाल में ये देख लें हमारे पास जो, ऐसे कर लूं उसको सर, लोन कितने कितने अमाउंट का है, 1950। सर मुझे इसके लिए इक्वलेंट वो निकालने पड़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट, 1950 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 8। सही किया मैंने, डायरेक्ट कर दिया मैंने कि कितनी मुझे हेजिंग करनी चाहिए, कितनी, कितना आता है भाई ये, अब इस 2.6 मिलियन को मैं डिवाइड कर रहा हूं किससे, तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएंगे कितने, तो 10.4 को मैं राउंड ऑफ कर दूं 10 पे, ऐसा 10 कॉन्ट्रैक्ट्स हमने ले लिए। टिक साइज, टिक साइज है सर मेरे पास 2.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 6/12 मल्टीप्लाई बाय 0.01%, क्या है, बस मैंने ये दिमाग में रख लिया। फिर अब बताएं सर, मेरे पास 83 पे मैंने सेल किया होगा और 81.4 पे मैंने सर सेल किया है 83 पे, और मैंने बाय किया कितने पे, 81.4 पे। तो मुझे बताएं सर, मुझे कितने का गेन हुआ है, 1.6 का डिवाइडेड बाय 0.01। टिक्स कितने मैंने कमाए, कितने, 160 टिक्स पर कॉन्ट्रैक्ट। अब बताएं मुझे टोटल जो गेन हुआ है वो हुआ 160 टिक्स, 10 कॉन्ट्रैक्ट्स और 12.5 की वैल्यू, कितना, ऐसा ही है। अब बताएं सर, मैं अगर आपसे पूछूं, मेरे पास स्पॉट पे मैंने लोन लिया होगा कितने का, 1950, कितने महीने के लिए,
मल्टीप्लाई बाय 20.7 कैसे आया? ऐसे आया 20.7 के मुझे लोन मिलना है काइबोर प्लस 2.5 पे, और काइबोर चल रहा है कितना 18.2, तो ये हो गया मेरे पास 20.7 कितना रही 26 सही कह रहे हैं लड़का? आप बताएं मुझे गेन कितने का सर? कितना 249,100 सर 249,100 मेरे पास सर 8 महीने का 8 महीने का इंटरेस्ट है। कितना 373 डिवाइडेड बाय 19 लाख कितना 19.6 यही है 12.5 कैसे आया? 12.5 ऐसे आया कि हमने यहां पर यार पूरी कैलकुलेशन की ना बच्चा, कहां गया भाई? ये ना हमने पूरी कैलकुलेशन की कि 2.5 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हो, 6 महीने का फ्यूचर में आपको लोन मिलता है, और 0.01 एक स्टैंडर्ड साइज है टिक का। दाना जी अच्छा जी मेरे प्यारे बच्चों, जी बेटा सवाल है कोई? ये निकाल लिया था, सही निकाल लिया था, ये देख लेना, इस दफा के लिए इंपॉर्टेंट है। नहीं समझ आ रहा अभी बोलो, मैं दोबारा समझा दूंगा। अच्छा देसी तरीके वाली कैलकुलेशन भी दिखा दें इसमें, देसी तरीके वाली कैलकुलेशन भी दिखा दें सर इसके अंदर। मुझे एक बात बताओ, हमने फ्यूचर सेल किया होगा कितने पे? 83 पे। फ्यूचर बाय 81.4 कितने का गेन हो गया हमें? ऐसा अब बताएं, मैंने स्पॉट पे लिया होगा लोन 19 मल्टीप्लाई बाय 8/12 मल्टीप्लाई बाय 20.7, ये आ गया स्पॉट का रेट। ये तो अनचेंज है, ये तो सीधा सीधा 2 ज्यादा हो गया क्या भाई? फ्यूचर गेन सर मेरे पास फ्यूचर गेन मैंने 10 कॉन्ट्रैक्ट्स लिए 25 लाख के 6 महीने। सर ये 25 लाख कैसे आया? ये 25 लाख ऐसे आया कि 1950 8 महीने के लिए ले बंदा, तो इसकी इक्वलेंट 6 मंथली अमाउंट क्या होगी? वो निकलती है 26 लाख। 26 लाख को सर जब मैं 2.5 लाख से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकलते हैं 10.4। 10.4 मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है सर, औना पौना नहीं मिलता। हमने 10 कॉन्ट्रैक्ट्स लेने होंगे, तो 10 कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है 25 लाख। 25 लाख मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय 1.6% क्या आता है देखो। बढ़ जाओ आगे, ऐसा अपने पास हेडिंग डालें इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस हैं। चले जी अच्छा देखो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर क्या होगा सर? सर देखिए इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में क्या होगा, मिसाल के तौर पे गौर सुनना। आज मैं जाता हूं जनाब और एक बैंक से कहता हूं जी मुझे आज से ठीक 2 महीने बाद लोन लेना है। आज 1 जनवरी है, मुझे लोन चाहिए 28 फेब को। कब लोन चाहिए? 28 फेब को मुझे लोन चाहिए, ठीक है जी। और मैं चाहता हूं 28 फेब को मुझे लोन मिले, तो मुझे रेट बता दें क्या है। आज का स्पॉट है से 12% या स्पॉट है से 14%, ठीक है। आज का स्पॉट टुडे मुझे लग रहा है अगले 2 महीनों में इंटरेस्ट रेट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। अच्छा जब ऊपर ही आपको अंदाजा कि ऊपर ही जाएगा तो फिर तो फॉरवर्ड ले लो, लेकिन हमें अंदाजा कि यार ऊपर भी जा सकता है नीचे भी आ सकता है, तो ये ना हो कि हम लॉक कर दें ऊपर के रिस्क में और इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाए और नुकसान हो जाए।
तो मैंने कहा यार मुझे ना ऑप्शन चाहिए, इंटरेस्ट रेट ऑप्शन चाहिए। उसने कहा ठीक है सर लोन चाहिए आपको? मैंने कहा जी। कितने महीने का? मैंने कहा जी मुझे 6 महीने का लोन चाहिए। उसने कहा ठीक है सर आपको 6 महीने का लोन मिल जाएगा 28 फेब को। किस रेट पे चाहिए? मैंने कहा यार ये टाइट बंदा है, किस रेट पे चाहिए? मैंने कहा यार मुझे तो इसी रेट पे दे दो यार, जो आज का रेट है ना इसी रेट पे मुझे दे दो। उसने कहा ठीक है सर आज के रेट पे आप लेंगे ना तो हम आपसे 2% प्रीमियम चार्ज करेंगे। कितना? 2% प्रीमियम चार्ज करेंगे। प्रीमियम आपको अभी अभी देना पड़ेगा, प्रीमियम आपको अभी अभी देना पड़ेगा। 6 महीने के लोन पे 2% प्रीमियम। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने 14% के स्ट्राइक रेट के ऊपर लोन डन कर दिया, मैंने प्रीमियम पे किया कितने का? 2%। अच्छा अमाउंट हमारे पास है, लोन अमाउंट है 156 मिलियन। अब बताओ सर हम 2 महीने बाद पहुंचे 28 फेब को, पता चला जी स्पॉट हो चुका है 19%। बताओ ये ऑप्शन एक्सरसाइज करें? हाँ सर करें, क्योंकि आपको लोन सस्ता पड़ेगा इसमें। किस रेट पे आपको लोन पड़ जाएगा? 14% पे। तो बताएं सर अगर अब मैं लोन लूं, लोन अंडर ऑप्शन, कितने का? सर मेरे पास लोन अंडर ऑप्शन सर कितने का? 156 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 14%, क्या आ रहा है सर? यही है। अब बताएं सर मुझे ऑप्शन में तो ये मिल गया, लेकिन मुझे क्या क्या देना पड़ा साथ में? याद रखना बेटा प्रीमियम भी टाइम एडजस्टेड होता है। ये 2% पर एनम है, जितने पीरियड का लोन होगा उतने पीरियड पे इसको एडजस्ट करेंगे हम। क्या रही? 1 पॉइंट, सर ये ऐड हो गई, सॉरी। मुझे बताएं मेरी इफेक्टिव बोरिंग कॉस्ट कितनी है टोटल? 11 या 12? 12 अब बताएं सर मेरे पास 12.48 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ रहा है जी एनुअल इंटरेस्ट? चौबीस अशारिया अगर देखो स्पॉट, अभी अगला केस यही देखना था, स्पॉट अगर 12% होता तो फिर हम स्पॉट पे लोन ले लेते, फिर हम ऑप्शन को जाने देते। प्रीमियम अनकंडीशनल आपको पे करना है, प्रीमियम आपको देना ही देना है, ठीक है जी। प्रीमियम तो आप छोड़ेंगे नहीं, वो तो आपको कहेगा जी हमने तो आपको ये ऑप्शन दिया इसलिए था कि आप हमें प्रीमियम दो, अदरवाइज तो फॉरवर्ड ले लेते आप। शुरू में देंगे, डे 1 पे देंगे। क्या चीज? हाँ एडजस्ट करेंगे हम, जितना पीरियड का लोन है वो भी डे 1 से हमें पता ही होता है, ठीक है जी। क्या आ रहा है सर? 156 मिलियन कितना जी? ऐसा कर लोगे मेरे बच्चों? अच्छा फिर सर मैं अभी आपको ना आज तो थोड़ा सा नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि कल मैं आपको दूंगा इसके ऊपर तकरीबन 2 से 3 सवाल, ठीक है। अच्छा 2 से 3 सवाल इसके ऊपर दे दूंगा, करेंसी के ऊपर भी 2 से 3 सवाल दूंगा, ठीक है। अच्छा मैं फिर अगली क्लास में जो है वो स्टार्ट करूंगा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, नहीं सॉरी वो जो है वैक। वैक मैं आपको दूंगा सर, वैक के मैं आपको 4-5 छोटे छोटे क्वेश्चंस कराऊंगा चंक्स के अंदर, और फिर 2 बड़े क्वेश्चन दूंगा। पेपर से पहले आपने सिर्फ वो 2 बड़े क्वेश्चन रिवाइज करने, ठीक है जी। सेट है जी, एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा यार मुझे एक बात बताओ, मैं थ्योरी में आपकी क्या हेल्प करूं मजीद? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? मैं आपको प्रैक्टिकल सवाल करा दूं या थ्योरी समराइज करके दे दूं? थ्योरी समराइज करके दे दूं? देखो मैंने तीन केस स्टडीज जो है वो पेस्टल की डाली थी, चौथी केस स्टडी मेरे पास रिकॉर्डेड पड़ी है, मैं अभी जाके डाल देता हूँ, रिकॉर्डेड पड़ी है चौथी केस स्टडी, ठीक है। इंटरनल एनालिसिस, चलो ठीक है इंटरनल एनालिसिस पे करना, समरी भी दे देता हूँ इंटरनल एनालिसिस पे वो भी कर देंगे, ठीक है। देखो यार, देखो मैं फिर एक बात बता दूं, मैंने आपको बजटिंग के नई मीनिंग को 10 से 12 सवाल दिए, मैंने वीडियोस दिए 10 से 12 सवालों की वीडियोस दी हैं, ठीक। तो सिंपली उठा के बैठो, एक एक सवाल को सॉल्व करो,
उसके बाद इंडिपेंडेंटली आप 2-3 सवाल कैश बजट के देख लो, 2-3 इनकम स्टेटमेंट के देख लो। देखो बजटिंग एक ऐसा एरिया है जो बचपन में, अगर आप लोगों को याद हो, एनपीओ एक टॉपिक हुआ करता था, ठीक है जी, FAR 1 का। कभी वो एनपीओ जो है वो ट्रायल बैलेंस से दे देता था, कभी वो एनपीओ जो है वो रिसीट एंड पेमेंट का अकाउंट दे देता था, नीचे डिटेल देता था, ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करवाने के लिए दे देता था, कभी एक तरह देता था, कभी दूसरी तरीके से देता था। और जिस टाइम में आप लोग तैयारी करके गए होंगे, उसने बैलेंस शीट उठा के दे दी, वो पूछ लिया उसने, ASNPO पूछ लिया। आप लोगों का शायद वो आया था ना, ASNPO आया था ना? नहीं, बैलेंस शीट तो पास में बहुत आई है। नहीं तो बैलेंस शीट तो पास में 2000 दफा आई है। बैलेंस शीट नई चीज थोड़ी थी। नहीं, मुझे एक बात बताओ, जब रिसीट एंड पेमेंट का सवाल देखते हो जिसमें बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना होता है, आप सबसे पहला स्टेप ये करते हो कि ओपनिंग बैलेंसेस ढूंढते हो। ओपनिंग बैलेंसेस में जनरल फंड का एक आपको ओपनिंग बैलेंस मिल जाता है, फिर जितने ओपनिंग बैलेंसेस आ रहे होते हैं उनके अकाउंट्स खोल देते हो, और जो ट्रांजेक्शन आ रही है रिसीट एंड पेमेंट में और नीचे एडजस्टमेंट्स के अंदर वो डालते जाते हो। इससे बैलेंस शीट भी बनती जाती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी बनता है। ऐसे ही किया ना? तो बैलेंस शीट का पहली दफा आई थी क्या? चलो बहरहाल नहीं, मैं आपको ये बता दूं, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस तरह का हिसाब किताब रख लो, डेली का एक चैप्टर उठाओ, उसके अंदर MFA के अंदर, और एक चैप्टर के अंदर थ्योरी लंबी चौड़ी नहीं है, अगर आप उसको 3-4 दफा पढ़ भी लोगे ना, चीजें आपके जहन में बैठ जाएंगी। कुछ मॉडल्स हैं उसमें चीजें याद करने वाली हैं, ठीक है। BCG मैट्रिक्स के अंदर चीजें याद करने वाली हैं, सर पोर्टर के 5 फोर्सेस के अंदर चीजें याद करने वाली हैं, लाइफ साइकिल के अंदर चीजें याद करने वाली हैं, सर पोर्टल का जो इंटरनल एनालिसिस है वैल्यू चेन, उसकी चीजें याद करने वाली हैं, ठीक है जी। स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी, सर उसके बाद जो है वो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स, ये सारी चीजें, मार्केट सेगमेंटेशन, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो याद करने वाली हैं यार। देखो ओपन माइंडेड है, लेकिन ये सबको पता होना चाहिए कि जैसे वो आपसे पूछ सकता है कि जी कौन कौन सी कॉस्ट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में किस किस स्टेज पे कौन कौन सी कॉस्ट लगती है, ठीक है जी। तो आपको शुरू में जो है वो कॉस्ट लगानी पड़ती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, और ये सारी चीजें, और दरमियान में फिर अलग कॉस्ट, और एंड ये चीजें देखो याद होनी चाहिए। वो आपसे पूछेगा जी मार्केटिंग पिच क्या होनी चाहिए, शुरू में मार्केटिंग हम करते हैं फीचर्स बताने के लिए, ठीक है जी। ग्रोथ स्टेज के ऊपर फिर हम करते हैं जनाब अपनी ब्रांड वैल्यू क्रिएट करने के लिए, ठीक है जी। फिर हम जो है वो मेच्योरिटी स्टेज के ऊपर जो है वो लोगों के जहनों में जिंदा रहने के लिए करते हैं, और एंड पे आके हम डिस्काउंट्स और जो ऑफर्स हैं वो दे रहे होते हैं। तो देखो ये चीजें याद होनी चाहिए, ये चीजें याद होनी चाहिए। वो अगर आपसे पूछता है जी इंटरनल एनालिसिस के अंदर सर वो आपसे पूछता है जी इनबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या है, ऑपरेशंस क्या है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या है, ठीक है जी, आफ्टर सेल सर्विस क्या है, सर्विसेज जिसको कहते हैं, ठीक है जी। यार देखो मैं फिर एक बात बता दूं, अभी तक उसने जितने सवाल पूछे ना, आपके पास अगर वो चैप्टर पढ़ने के बाद आप सवाल देखो ना, अल्लाह की कसम आसान तरीन सवाल है। पिछले 2 अटेम्प्ट्स में अगर आप उठा के देखो ना, 2 अटेम्प्ट्स को आप देखो ना, तो बहुत बहुत रीजनेबल सवाल है। मेरे हिसाब से इस दफा AAA मॉडल लाजमी टेस्ट होगा। वो आपको एक केस देगा और कहेगा जी AAA मॉडल के 7 स्टेप्स करके दो। AAA मॉडल आसान तरीन मॉडल है यार, उस पर तो क्वेश्चन भी कराया मैंने, हैं? देखो ये एक अटेम्प्ट में उसने एक्सटर्नल एनालिसिस पूछा है, एक अटेम्प्ट में उसने इंटरनल एनालिसिस पूछा है, इस अटेम्प्ट में मिक्स पूछ लेगा। इस अटेम्प्ट में पेस्टल पे सवाल जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। नहीं, पेस्टल के ऊपर तो लास्ट टाइम बहुत ऐसा सवाल आया था जो रट्टे वाला सवाल था। हाँ ये आया बस। लेकिन यार अब जैसे एक सवाल मैं आपको दूंगा ना, वो जनरल, उसमें कम चीजें, स्पेसिफिक बहुत ज्यादा है उसमें। आज जो मैं आपको सवाल दे रहा हूँ ना, चलो मैं आपको सवाल पढ़ा देता हूँ, आप घर जाके इसको देख लेना। नहीं, ऑप्शन में यही है, गलत पढ़ा है मैंने आपको ऑप्शन, आपको पता है मैंने आपको ऑप्शन पढ़ा है, ये प्रैक्टिकली ऐसे नहीं होता। आपको पता है ऑप्शन होता क्या है? ऑप्शन टू एंटर फ्यूचर्स,
आप ऑप्शन लेते हो कि जी मैं फ्यूचर में एंटर हूं या ना हूं, ठीक है। अभी आप फ्यूचर में अपनी मर्जी से घुसे ना, फ्यूचर में आपने बाय किया, सेल किया, तो आज है 1 जनवरी, 1 जनवरी से भी 1 महीना पीछे आओ और अपने आप से पूछो क्या मैं 2 महीने बाद फ्यूचर लूं जिससे मुझे 3 महीने बाद लोन मिलेगा। ये ऑप्शन होता है, ठीक है जी। देखो ये जैसे एक पेस्टल का क्वेश्चन है, ठीक है, सुनो, ये पेस्टल का एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसका मैं आपको अभी सॉल्यूशन दूंगा, मेरे पास की वीडियो बनी हुई कि नीचे आप देख रहे हैं, मैं इसका सॉल्यूशन बनाया हुआ पूरा, इसको जरा देख लो। ये कह रहे जी क्विक रिलीफ। अच्छा याद आ रहा है हमने पेस्टल में पॉलिटिकल में क्या क्या पढ़ा था, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी, टैक्स का सिस्टम, सर इंसेंटिव्स, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चे, ठीक है जी, ये सारी चीजें हमने गवर्नमेंट में पढ़ी थी, नेशनलाइजेशन होने का खतरा, ठीक है जी। फिर हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है जी, इस तरह की चीजें हमने पढ़ी थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। सर हमने लीगल के अंदर कई सारे कानून पढ़े थे इंक्लूडिंग मिनिमम वेजेस, ठीक है जी, लेबर लॉज हैं, ठीक है, उसके अंदर कंपटीशन के लॉज हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लॉज हैं, कंपनी लॉ है, पार्टनरशिप लॉ है, ठीक है जी, इस तरह की चीजें हमने पढ़ी थी। सर सोशल के अंदर हमने पढ़ा था डेमोग्राफिक, सर लोगों की एज, लोगों का रहन सहन का तरीका, लोगों का बिहेवियर, कल्चरल एस्पेक्ट्स, ये सारी चीजें पढ़ी थी। अब ध्यान में रखो और इसको, इस सवाल को अटेम्प्ट करते हैं। ये कह रहे जी क्विक रिलीफ लिमिटेड, ये सवाल है सीए फाइनल का, इस सवाल का नाम था क्योर लिमिटेड। क्या नाम था? क्योर लिमिटेड। आपके एग्जामिनर ने उठाया इसको और इसका नाम रख दिया क्या चीज? क्विक रिलीफ लिमिटेड, ठीक है जी। ये पेपर का क्वेश्चन है, ये आपके पेपर का क्वेश्चन नहीं, फाइनल के पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा ये छपा हुआ है, फाइनल में छपा हुआ है, ठीक है जी। अच्छा सर ये कह रहे जी क्विक रिलीफ लिमिटेड, अ लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी इज कंसिडरिंग स्टार्टिंग ऑपरेशंस इन मिलान, वहां भी मिलान ही लिखा हुआ था, ठीक है जी। अ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कंट्री, पॉलिटिकल पॉइंट आ गया, ठीक है जी। डेमोक्रेटिक कंट्री वो होती है जो लोगों से पूछ के लोगों के लिए फैसला करती है, ठीक है जी। अब सुनो 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 सुनो, इट हैज कंडक्टेड एनवायरमेंटल स्कैन एंड समराइज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कंपनी ने अपना एनवायरमेंटल स्कैन किया है, कंपनी जा रही है मलान में एक सेटअप क्रिएट करने के लिए, एक सब्सिडरी बनाने के लिए, कंपनी खोलने के लिए, ठीक है। द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन मलान इज रेगुलेटेड थ्रू ड्रग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, लीगल, ठीक है जी। द ओवरऑल हेल्थ एनवायरमेंट इज नॉट कंड्यूसिव, ठीक है जी, हेल्थ एनवायरमेंट अच्छा नहीं है, ठीक है जी। क्या है ये, कौन सा पॉइंट है ये? हैं? इकोनॉमिक पॉइंट है, कमाने का अड्डा है। Despite of increasing rate of inflation and declining consumer disposable income, demand for pharmaceutical industry has been increasing considerably. Inflation की वजह से लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो रही है, लेकिन लोग फिर भी दवाइयां खरीद रहे हैं, क्यों? एनवायरमेंट खराब है, ठीक है जी, पोल्यूशन है इधर। इकोनॉमिक पॉइंट पूरा इकोनॉमिक में आ जाएगा। डन। 40% पॉपुलेशन कंप्राइज ऑफ चिल्ड्रन एंड ओल्ड एज पीपल, डेमोग्राफिक। और सर ये वो लोग हैं जिनको बीमारी होने का खतरा ज्यादा है, ठीक है जी। इंटरेस्ट इन हेल्दी लाइफस्टाइल इज गेटिंग पॉपुलैरिटी अमंग यूथ ना। एक तो सोशल है कि जी, एक तो यंग लोग जो है ना वो हेल्दी लाइफस्टाइल पे जा रहे हैं। अगर मैं अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट की बात करूं तो है सोशल है, ये थ्रेट है हमारे, अपॉर्चुनिटी है। थ्रेट इसलिए कि सर अगर हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाएंगे तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड गिरेगी, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी है कि आप हर्बल प्रोडक्ट्स बनाना शुरू करना, ठीक है जी। जो हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारते हैं वो क्या करते हैं? जड़ी बूटी वाली चीजें खाते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी आगे बढ़े। द गवर्नमेंट ऑफ मलान हैज इंट्रोड्यूस्ड मेनी बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज, पॉलिटिकल, ठीक है जी। फिर बाय अलाउइंग टैक्स हॉलीडेज, पॉलिटिकल, ठीक है जी, फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट्स एंड सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट लोन्स, पॉलिटिकल। द ट्रेंड ऑफ ई कॉमर्स, टेक्नोलॉजिकल, ठीक है जी। अब सुनना जो बता रहे कि जी ई कॉमर्स से चीजें बिक रही हैं, मैंने ना इसको प्रॉपर्ली सॉल्व किया हुआ है, सिर्फ आपको एक मैंने आइडिया दे दिया। अब वो कह रहे पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या है? डेमोक्रेटिक सोशल कंट्री है सर, डेवलपमेंट ऑफ पीपल इज अ की कंसिडरेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज आर स्टेबल, ठीक है जी, एंड क्लियर स्टांस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल सेक्टर, कंपनी डेवलप करना चाह रही है, बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज, ठीक है जी, मेड बाय द गवर्नमेंट, टैक्स हॉलीडेज, टैक्स हॉलीडेज, सब्सिडाइज लोन्स, इकोनॉमिक फैक्टर में हाई इन्फ्लेशन, ठीक है जी। ये मैं सिर्फ आपको सरसरी बता रहा हूं,
मैं इसका सोल्यूशन आपको दिया, प्रॉपर 13-14 मिनट की वीडियो है, प्रॉपर ड्राफ्ट करना मैंने आपको सिखाया। मुझे बताओ ऊपर से यार आप आधे पॉइंट्स तो निकाल ही लोगे ना पेस्टल के अंदर। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको पेस्टल का एक 5 पेज का डॉक्यूमेंट दिया, उसका रट्टा मार लो। 5 पेज का मैंने डॉक्यूमेंट दिया पेस्टल, बाकी नोट्स जो क्लास की रीडिंग्स थी वो पढ़ लेना, रट्टा उस किताब उस 5 पेज से मार लेना। नहीं मैंने यार अभी मेरे पास करंटली पड़ी नहीं है। वो देख लेना, वो सामने रख के ये देख लेना। आपके लेक्चर भी देखे यार देखो मैं फिर एक बात बताऊं, आप लोग चीजें देख लेना, ठीक है ना, लेक्चर्स देख लेना यार। टोटल पेस्टल के टोटल लेक्चर्स 3.5 से 4 घंटे के टोटल लेक्चर्स पेस्टल के। मैं आपको लिटरली बताऊं यार, मैं एक हजरत के लेक्चर देख रहा था इन्फ्लेशन के ऊपर, वो पता नहीं कहानियां ले गए जी, इन्फ्लेशन आने से फूड के जो है वो फूड जो है महंगा हो जाता है और उसको हुक्मरानों को लटका देना चाहिए, जमीन से आता है, हवा से आता है। यार देखो फजूल चीजों के लिए ना बिल्कुल टाइम नहीं है। आप अपने लेक्चर्स को पढ़ो और कोशिश करो कि जैसे सवालात तुम्हारी किताब में 5-6 दिए हैं, उसमें 3-4 मैंने तुम लोग को वीडियो भी दे दी, वही उठा के बार बार कर लो यार, देख लो जरा उससे रिस्क कैसे निकालते हैं, चीजें कैसे निकालते हैं, वही काफी है भाई। जितना बड़ा कोर्स है ना बेटा, मैं तुम लोगों से एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ कि तुम लोग किताब से ऊपर जाओ। मैं नहीं एक्सपेक्ट करता, आई कैप भी नहीं एक्सपेक्ट करता, लेकिन वो किताब तो करो। वो कह रहा है जी मैंने किताब तो छोड़ दी है एंड वो देखे नहीं है, समरी आपको वो देख रहा हूँ, समरी की भी कुछ समरी बन सकती है तो वो दे दें। चले जी हैं यार, कल नहीं रखूंगा, कल मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा